हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कोल और कोल इंडिया का फ्यूचर क्या होगा। तो जैसे बहुत सारी रिक्रूटमेंट हो रही हैं कोल इंडिया में, तो सभी को ये जानने की उत्सुकता होती है कि क्या कोल इंडिया या कोल एज अ एनर्जी सोर्स फ्यूचर में सरवाइव करेगा या नहीं करेगा। तो हम इसको कुछ रीसेंट जो इंसिडेंट हुए हैं उससे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जैसे हमने भी जब कोल इंडिया में ज्वाइन करा था, तो उस टाइम ये सवाल हमेशा उठते रहे हैं कि क्या कोल इंडिया इन फ्यूचर सरवाइव कर पाएगा या नहीं, क्या कोल रहेगा कि नहीं, या कोल इंडिया को दूसरे एनर्जी सोर्सेज में इन्वेस्ट करना होगा, दूसरी जैसे रिन्यूएबल एनर्जी हो गई या फिर दूसरे जो एनर्जी के सोर्सेज हैं उनमें इन्वेस्ट करना होगा या अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना होगा। तो ये सवाल हमेशा से उठते रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिससे पता लगता है कि फ़िलहाल के लिए कोल या कोल इंडिया के फ्यूचर पे कुछ ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है कि जिससे बहुत ही ड्रास्टिकली एकदम से कोल इंडिया बंद हो जाए या कोल बंद हो जाए, ऐसा लग दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे अभी जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं ट्रम्प, उन्होंने कोल पावर पे जो उनकी पावर्स हैं उनको एक्सपैंड करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा है कि हम फिर से जो कोल पावर प्लांट हैं उनको एक्सपैंड करेंगे, ताकि जो यूएस है वहाँ पे डाटा सेंटर्स इस्टेब्लिश किए जा सकें। और डाटा सेंटर्स के लिए चाहिए पावर, और वो पावर कहाँ से आ सकती है, वो कोयले से आ सकती है। तो ये तो एक बात। और वो कोल इंडस्ट्री को फिर से रिवाइव करना चाहते हैं। अब ये कितने हद तक सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, बट उन्होंने एटलीस्ट एक स्टार्ट कर दी है। अब दूसरी बात अगर हम करें, जिस कंट्री में मैं रहता हूँ यानी कि ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर अभी भी जो पार्टीज़ हैं वो कंफ्यूज हैं कि हमको रीन्यूएबल एनर्जी में ट्रांजिशन करना है या फिर हमको न्यूक्लियर पावर के साथ जाना है। तो न्यूक्लियर पावर, जैसे आपको पता होगा कि एक बहुत ही कॉस्टली पावर प्रोडक्शन का मीडियम है, यानी एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को इस्टेब्लिश करने में बहुत सारा खर्चा आता है। वहीं हम बात करें रिन्यूएबल एनर्जी की, तो जैसे विंड हो गया और सोलर हो गया, वो अभी भी उतने रिलायबल नहीं हैं। तो यहाँ इस कंट्री में अभी भी यह डिबेट चल रही है कि हमको रिन्यूएबल एनर्जी के साथ जाना है या हमको न्यूक्लियर एनर्जी के साथ जाना है। लेकिन तब तक इनका जो पावर प्रोडक्शन है वो कोयले से आता रहेगा। और आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया एक माइनिंग बेस्ड कंट्री है और यहाँ की बहुत इकोनॉमी डिपेंड करती है कोयले के प्रोडक्शन पे। तो ये कंट्री अभी नहीं चाहेंगे कि इतना जल्दी, इतने ड्रास्टिकली कोयला फेज आउट हो जाए। फिर अगर हम बात करें चाइना के बारे में, तो जैसा आप सभी को पता होगा कि जो कोयले का जो मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा वो 8.7 बिलियन टन होगा 2027 में। और अगर सिर्फ इंडिया की बात करें तो इंडिया जो रिक्वायरमेंट है वो ऑलमोस्ट 1 बिलियन टन की है कोयले की, और वो बढ़ती ही जा रही है और वो बढ़ती ही रहेगी, जैसा इस पेपर में भी प्रोजेक्ट किया गया है। क्योंकि आप देख सकते हैं, एक तो लोगों की स्पेंडिंग पावर बढ़ रही है तो वो ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं, और दूसरा अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल भी लेके आते हैं तो जाहिर सी बात है उस जो एक्स्ट्रा पावर की जो डिमांड है उसको आना है तो कहीं ना कहीं से आना है, तो उसमें से कोयला भी एक सोर्स होगा। तो हालांकि चाइना का ये मानना है कि वो अभी धीरे धीरे ट्रांजिशन कर रहे हैं, कोयले से वो जा रहे हैं या तो जो दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरफ जा रहे हैं। बट स्टिल चाइना में भी अभी अभी तक जो लार्जेस्ट कंज्यूमर है कोयले का वो चाइना ही है। तो अभी फ़िलहाल ऐसा इतना ड्रास्टिकली होता हुआ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि कोयले की डिमांड एकदम से बंद हो जाएगी। या जो अगर हम एशियन इकोनॉमीज़ की बात करें, जिसमें चाइना हो गया, जिसमें जापान हो गया, कोरिया हो गया या वियतनाम हो गया, जो ये सब इकोनॉमीज़ हैं, यहाँ पर ऐसा अभी फ़िलहाल लग नहीं रहा है कि कोयले की डिमांड घटने वाली है या एकदम से कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ चले जाएंगे।
फिर हम एक और केस की बात करते हैं, वो है जर्मनी का केस। अभी जैसे आप सभी ने देखा होगा कि जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, उसके बाद रशिया ने जो है यूरोप की जो गैस सप्लाई है वो बंद कर दी। नेचुरल गैस से बहुत सारा पावर प्रोडक्शन होता है जर्मनी जैसी कंट्री में, और एक बड़ी इकोनॉमी है जर्मनी। तो उन्होंने फिर से कोल फायर्ड पावर प्लांट को वापस लाने की बात करी। तो इसका ये मतलब है कि फ़िलहाल कोयला कहीं नहीं जाने वाला है और कोल इंडिया भी कहीं नहीं जाने वाला है, क्योंकि इंडिया जो है एक स्टिल एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। हमारी पावर डिमांड बढ़ने वाली है और उस डिमांड का जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है वो कोयले से ही आना है। और कोयले का सबसे बड़ा जो सोर्स है इस टाइम इंडिया में, वो कोल इंडिया ही है, जिसके पास टेक्नोलॉजी भी है, जिसके पास एक्सपर्टीज़ भी है, जिसके पास एक्सपीरियंस भी है और जिसके पास रिजर्व्स भी हैं। तो कोल इंडिया का फ्यूचर फ़िलहाल अगर वो अपने आप को ट्रांजिशन भी नहीं करता है, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में भी नहीं जाता है, तो उसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर अभी फ़िलहाल तो नहीं है। और आने वाले 10 साल तक ये फ्यूचर में कुछ ऐसा ड्रास्टिक होता दिखाई नहीं दे रहा है कि एकदम से कोल इंडिया को ट्रांजिशन करना पड़ जाएगा या उसका बिजनेस मॉडल ही ख़त्म हो जाएगा। फिर भी कोल इंडिया में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। वो भी रिन्यूएबल एनर्जी की अपनी सब्सिडरी बना रहा है, या इसके अलावा CBM जो कोल बेड मीथेन है उसका भी एक कॉन्सेप्ट है जो कोयले से बनने वाली है, वो एक क्लीन एनर्जी का सोर्स हो सकता है। पर ये इन चीज़ों में अभी फ़िलहाल टाइम लगने वाला है और तब तक ये कोयले की डिमांड बढ़ती रहेगी। और आप देख रहे होंगे कि जो कोयला है प्रोडक्शन जो कोल इंडिया से, वो हर साल बढ़ रहा है। हर आप कहीं से भी हिस्ट्री उठा के देख लें, वो हर साल बढ़ते ही जा रहा है। फिर भी डिमांड की कमी है, फिर भी वो डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है और इसलिए हमको कोल इंपोर्ट करना पड़ता है। और इसमें कोकिंग कोल ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है जो कि स्टील जैसी इंडस्ट्री में यूज़ होता है। तो सिर्फ कोयले का यूज़ सिर्फ पावर प्रोडक्शन के लिए नहीं है, बल्कि सीमेंट इंडस्ट्री और स्टील इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। तो इन इंडस्ट्री को अगर सर्वाइव करना है तो कोयला वहाँ पे रहना है। तो आप देख सकते हैं इन सब एग्जाम्पल से कि कोयले की डिमांड फ़िलहाल ऐसी घटती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो यही था इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं। थैंक यू।